व्याकरण में शब्द रचना और व्युत्पत्ति विज्ञान को समझने के लिए उपसर्ग और प्रत्यय का ज्ञान अनिवार्य माना गया है। इनसे भाषा शुद्ध, समृद्ध और अभिव्यंजक बनती है। हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जा सकती है। उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी व्याकरण के वे महत्वपूर्ण शब्दांश है जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं और भाषा को समृद्धि प्रदान करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही अव्यय या शब्दांश होते हैं, अर्थात ये पूर्ण शब्द नहीं होते और इनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। इनका प्रयोग किसी मूल शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द बनाने या उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाने के लिए किया जाता है। भारतीय भाषाओं में शब्द निर्माण की अत्यंत सशक्त प्रक्रिया, जिसे उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं, ये दोनों मिलकर किसी मूल शब्द अर्थात धातु या पद में नया अर्थ, नया रूप और नई व्याकरणिक भूमिका जोड़ते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में से सबसे पहले उपसर्ग का अर्थ, उसकी परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। बाद में प्रत्यय विषय पर विचार करेंगे। तो उपसर्ग शब्द का अर्थ, उपसर्ग शब्द में उप का अर्थ होता है समीप तथा सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात नया शब्द बनाना। उपसर्ग का साधारण अर्थ है शब्द के प्रारंभ में लगाया जाने वाला वह अवयव जो मूल अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करता है। उपसर्ग की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है: मूल शब्द के पूर्व जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन, विस्तार या विशेषता पैदा करने वाले अविकारी शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कहे तो वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन, विशेषता या नयापन लाते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार शब्द में आ, प्र, वी जोड़ने पर हमें क्रमशः आहार, प्रहार और विहार शब्द प्राप्त होते हैं, जो अपने मूल शब्द हार्त के अर्थ में पूरी तरह से अलग अर्थ रखते हैं। जैसे हार जो मूल शब्द है
जिसका अर्थ है पराजय या फूलों की माला। किंतु हार शब्द के आगे आ शब्द जोड़ने से आहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है भोजन। दोनों हार और भोजन दोनों का अर्थ एकदम अलग है। इसी तरह से हार शब्द के आगे प्र शब्द जोड़ने से प्रहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है चोट। इसी तरह हार शब्द के आगे वी शब्द जोड़ने से विहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ है भ्रमण करना। इसी तरह एक नया शब्द लेते हैं, मोहन। मोहन एक नाम है और उसके साथ सम उपसर्ग जोड़ने से सम्मोहन शब्द बनता है, जिसका अर्थ है मोहित कर लेने वाला। यहाँ मोहन और सम्मोहन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग है। इसी तरह जय शब्द का अर्थ होता है जीत, जो मूल शब्द है, किंतु उसके आगे परा उपसर्ग जोड़ने से पराजय शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है हार। उसी तरह से कुछ और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे आ उपसर्ग के साथ गमन यानी कि जाना मूल शब्द जोड़कर नया शब्द बनता है आगमन। उसी तरह से दूसरा उदाहरण है अप और उसके साथ मान शब्द जोड़ना, उससे नया शब्द बनता है अपमान। कु से पात्र शब्द जोड़कर नया शब्द बनता है कुपात्र। आइए उपसर्ग के प्रकारों के विषय में जानते हैं। व्याकरण शास्त्रियों ने उपसर्ग के 3 भेद माने हैं। एक संस्कृत भाषा से आए हुए उपसर्ग अर्थात तत्सम शब्द। दूसरा भेद है हिंदी या तद्भव और तीसरा भेद है विदेशी या आगत उपसर्ग। इन तीनों भेदों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले संस्कृत से उत्पन्न उपसर्गों के विषय में जानते हैं। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग प्रायः उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। संस्कृत में 22 मुख्य उपसर्ग माने जाते हैं, किंतु हिंदी में प्रमुख 20 प्रचलित है, जैसे प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, नीर, दुस, दूर, वि, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उपा आदि। इसके कुछ उदाहरणों को एक एक करके समझते हैं। जैसे प्र संस्कृत उपसर्ग के साथ बल मूल शब्द को जोड़ने से प्रबल शब्द बनता है। यहाँ मूल शब्द बल
और नया बनने वाला शब्द प्रबल दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न है। उसी तरह अप संस्कृत उपसर्ग के साथ मूल शब्द मान को जोड़ने से नया शब्द अपमान बनता है। यहां पर भी मूल शब्द मान और नया बनने वाला शब्द अपमान का अर्थ अलग अलग है, अर्थात दोनों के अर्थ भिन्न है। अनु के साथ शासन मूल शब्द को जोड़ने से अनुशासन शब्द बनता है। उसी तरह से उप के साथ वन जोड़ने से उपवन, अति के साथ आचार जोड़ने से अत्याचार, दूर के साथ लभ मूल शब्द जोड़ने से दुर्लभ आदि। ऐसे कई उदाहरणों को हम देख सकते हैं। आइए अब हिंदी या देशज उपसर्ग के विषय में जानते हैं। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रायः प्रयोग हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। हिंदी में कुछ देशज यानी कि जो तत्सम या तद्भव नहीं है ऐसे उपसर्ग भी प्रयोग में है। इनकी संख्या व्याकरणाचार्य लगभग 10, 11 या 12 मानते हैं। अ, अन, कु, सु, बिन, अध, उन आदि हिंदी भाषा के अपने उपसर्ग हैं। इन्हें भी उदाहरण से समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे अध हिंदी उपसर्ग के साथ जला मूल शब्द को जोड़ने से अध जला शब्द बनता है। मूल शब्द जला का अर्थ होता है संपूर्ण रूप से जला हुआ, जबकि नया बनने वाला शब्द अध जला का अर्थ होता है आधा जला हुआ। यानी कि मूल शब्द और नया बनने वाला शब्द दोनों अलग अलग अर्थ रखते हैं। उसी प्रकार से कु के साथ चाल शब्द को जोड़ने से कुचाल शब्द बनता है। बिना के साथ मांगे शब्द जोड़ने से बिन मांगे शब्द बनता है। अन के साथ होनी शब्द जोड़ने से अनहोनी शब्द बनता है। अब विदेशी उपसर्ग के विषय में जानते हैं। ये उर्दू, फारसी और अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। विदेशी उपसर्गों को आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी, अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। इन शब्दों में इन 3-4 भाषाओं के अलावा भी हिंदी ने जिन जिन विदेशी भाषाओं को स्वीकृत किया है उनके उपसर्ग भी और उनके शब्दों को जोड़कर भी नए शब्द बनाए जाते हैं। उन सभी शब्दों को विदेशी उपसर्ग के अंतर्गत गिना जाता है। बे, ला, कम, गैर, खुश, सब, हेड आदि विदेशी अर्थात आगत उपसर्ग है। विद्वान व्याकरणाचार्य इनकी संख्या 19 बताते हैं। आइए इन्हें भी उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे
ना विदेशी उपसर्ग के साथ समझ मूल शब्द को जोड़ने से नया शब्द बनता है ना समझ। यहाँ समझ का अर्थ होता है समझना, जबकि ना समझ का अर्थ होता है जो समझते नहीं हैं वह। अर्थात मूल शब्द और नए बनने वाले शब्द में के दोनों के अर्थों में भिन्नता है। उसी तरह हम और सफर से जुड़कर हम सफर शब्द बनता है। हर के साथ दम शब्द जुड़कर हरदम बनता है। ला जो अरबी का उपसर्ग है, जिसके साथ मूल शब्द अभाव जुड़कर लाता दाद लापरवाह शब्द बनते हैं। उसी तरह से बे जो फारसी उर्दू अपसर्ग है, जिसके साथ अभाव मूल शब्द जुड़कर बेकार बेदाग आदि शब्द बनते हैं। अल्ट्रा सुपर माइक्रो जो अंग्रेजी के उपसर्ग है, उनके साथ क्रमशः जुड़कर अल्ट्रासाउंड सुपरहीट माइक्रोस्कोप आदि उपसर्ग बनते हैं। इस प्रकार देखें तो हिंदी में संस्कृत से आए हुए हिंदी के मूल और विदेशी इस प्रकार से 3 उपसर्ग है। अब प्रत्यय के विषय में जानते हैं। प्रत्यय का अर्थ इस प्रकार से कर सकते हैं। प्रत्यय शब्द में प्रति का अर्थ है साथ में, पर का अर्थ है बाद में, और अय शब्द का अर्थ है चलने वाला, अर्थात साथ साथ में किंतु पीछे पीछे चलने वाला प्रत्यय शब्द का अर्थ होता है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्यय का साधारण अर्थ है शब्द के अंत में जोड़ा जाने वाला वह अवयव जिससे नया शब्द बनता है या शब्द का रूप या भाव बदलता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि नया प्रत्यय जोड़ने से मूल शब्द का भाव बदलता नहीं है। आइए अब प्रत्यय की परिभाषा को जानते हैं। मूल शब्द के अंत में लगकर उसके रूप, अर्थ या व्याकरणिक वर्ग को बदलने वाले अवयवों को प्रत्यय कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में समझें तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ या व्याकरणिक रूप को बदलते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब इनको कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं। जैसे खेल मूल शब्द के साथ ना प्रत्यय लगाने से खेलना शब्द बनता है। खेल और खेलना दोनों शब्दों में अंतर है। लड़ के साथ आई प्रत्यय लगाने से लड़ाई शब्द बनता है। उसी तरह सफल के साथ ता प्रत्यय लगाने से सफलता, बल के साथ वान प्रत्यय लगाने से बलवान, पर्वत अर्थात पहाड़ के साथ ईय प्रत्यय लगाने से पर्वतीय शब्द बनता है। यहाँ देखिए, पर्वत शब्द का अर्थ है पहाड़, जबकि नया जो शब्द बना पर्वतीय, उसका अर्थ है पर्वत से संबंधित। उसी तरह कीमत के साथ, कीमत का अर्थ है मूल्य,
ती प्रत्यय लगाने से कीमती शब्द बनता है, जिसका अर्थ है मूल्यवान। लेख, जिसका मूल अर्थ है लिखा हुआ गद्य, उसके साथ ईत प्रत्यय लगाने से लिखित शब्द बनता है। इसका अर्थ है लिखा हुआ। यानी कि लेख और उसके साथ ईत प्रत्यय लगने से बिल्कुल नया ही शब्द, नए अर्थ वाला शब्द लिखित बनता है। प्रतिभा यानी कि बुद्धि शब्द के साथ वान प्रत्यय लगाने से प्रतिभावान शब्द बनता है, जिसका अर्थ है प्रतिभा से संपन्न। आइए अब प्रत्यय के प्रकारों के विषय में जानते हैं। कई आचार्यों ने प्रत्यय के मूल रूप से 3 प्रकार बताए हैं, उपसर्ग की तरह ही। जैसे संस्कृत या तत्सम प्रत्यय, जो संस्कृत भाषा से उतरकर आए हैं। जबकि दूसरा भेद है हिंदी या तद्भव प्रत्यय, और तीसरा है विदेशी या आगत प्रत्यय। किंतु कुछ व्याकरण शास्त्री 3 प्रकार के प्रत्यय मानते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और विभक्ति प्रत्यय। आइए इन तीनों को एक एक करके उदाहरण के साथ समझते हैं। सबसे पहले कृत प्रत्यय के विषय में जानते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनसे बनने वाले शब्दों को कृदंत भी कहा जाता है। कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं। जैसे खेल धातु के साथ ना प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनता है खेलना। यानी कि खेल धातु है और खेलना जो नया शब्द बना है वह क्रिया है। उसी तरह बढ़ धातु के साथ या प्रत्यय लगाने से बढ़िया शब्द बनता है, जो एक विशेषण है। कुछ विद्वान व्याकरण शास्त्री कृत प्रत्यय के 6 भेद मानते हैं। जैसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय, कर्तुवाचक कृत प्रत्यय, विशेषणवाचक कृत प्रत्यय और भाववाचक कृत प्रत्यय। अब प्रत्यय का दूसरा प्रकार तद्धित प्रत्यय के विषय में जानते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनसे बनने वाले शब्द तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। हिंदी में 8 प्रकार के तद्धित प्रत्यय होते हैं। जैसे वान, ता, ई, ओ, यों आदि। इनसे बनने वाले तद्धित प्रत्यय अर्थात तद्धितांत शब्दों के विषय में जानते हैं। जैसे धन शब्द के साथ वान प्रत्यय लगने से धनवान शब्द बनता है। यहाँ धन और धनवान दोनों शब्दों में अंतर है। उसी प्रकार बल के साथ वान शब्द जुड़ने से बलवान, उदार के साथ ता जोड़ने से उदारता,
पंडित के साथ आई प्रत्यय जोड़ने से पंडिताई, भाषा के साथ ओ प्रत्यय जोड़ने से भाषाओं, नदी के साथ यों प्रत्यय जोड़ने से नदियां, सोना जो संज्ञा है उसके साथ आर प्रत्यय जोड़ने से सुनार, अच्छा विशेषण के साथ आई प्रत्यय जोड़ने से अच्छाई शब्द बनते हैं। अब विभक्ति प्रत्यय के विषय में जानते हैं, जो प्रत्यय का तीसरा प्रकार है। ये संज्ञा या सर्वनाम के अंत में जुड़कर वाक्य में उनका संबंध अन्य शब्दों से बताते हैं। जैसे राम के साथ ने प्रत्यय जोड़ने से राम ने, लड़का शब्द के साथ को प्रत्यय जोड़ने से लड़के को नया शब्द बनता है आदि। अब उपसर्ग और प्रत्यय के महत्व को भी जान लेते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय शब्द निर्माण में सहायक होते हैं। हमने आगे कई शब्दों के उदाहरण देखकर इसको जाना है। इनसे नए शब्दों का निर्माण सरल होता है। यानी कि इस दृष्टिकोण से उपसर्ग और प्रत्यय का महत्व है। दूसरा, उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग अर्थ विस्तार करने के लिए भी होता है। इनके प्रयोग से मूल शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय शब्दों का अभिव्यंजक बनाकर उनके भाव, गुण, मात्रा का सुंदर प्रदर्शन करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय व्याकरणिक भूमिका में भी परिवर्तन कर देते हैं और क्रिया से संज्ञा या विशेषण आदि बनाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय शैली और भाव में भी परिवर्तन करके उनमें गहराई लाते हैं और साहित्यिक प्रभाव बढ़ा देते हैं। अंततोगत्वा निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी भाषा के सबसे महत्वपूर्ण व्याकरणिक अवयवों में से एक है। वे केवल शब्दों की संख्या नहीं बढ़ाते, बल्कि भाषा की अर्थ संपन्नता, अभिव्यक्ति शक्ति और व्यंजना को सुदृढ़ बनाते हैं। उपसर्गों से अर्थ की दिशा निर्धारित होती है और प्रत्ययों से शब्द रचना का विस्तार होता है। अतः हिंदी व्याकरण और शिक्षण में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।